बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट कैपेसिटीज़ की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास हीट कैपेसिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे थ्री डिफरेंट टाइप की हीट कैपेसिटीज को डिस्कस करते हैं। वन इज नोन एज हीट कैपेसिटी, द अदर इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड द थर्ड इज मोलर हीट कैपेसिटी. Now, what is heat capacity? The heat capacity of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of a given amount of substance by 1 degree Celsius or Kelvin. It is extensive property. हमारे पास क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर एनर्जी, मतलब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं. इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे क्यों डिपेंड है? देखिए, आप एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ले लें, या आप एक गिलास पानी, या हाँ, एक गिलास पानी आप ले लो, या उसके कंपैरिजन में आप एक जग में पानी ले लो. ठीक है। तो एक गिलास पानी में का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा एज कंपेयर टू एक जग पानी में, कि अगर आप उसको टेम्परेचर, मतलब उसको इतनी हीट प्रोवाइड करोगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए. सो इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि क्या वो चीज आपने कम अमाउंट में ली है या ज्यादा अमाउंट में ली है. अगर कम अमाउंट में ली है तो उसको कम एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा अमाउंट में ली है तो फिर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हीट हमें रिक्वायर्ड होगा उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. फिर हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर हम लेंगे और उसके लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ये चीजें एमसीक्यूज में हमारे पास ज्यादातर आती हैं. ठीक है। इसको हम, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या हमारे पास स्पेसिफिक हीट भी इसको कहते हैं. ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? दैट इज जूल पर ग्राम पर केल्विन. रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है? सी हमारे पास हीट कैपेसिटी है. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास ऑफ अ सब्सटेंस, एंड एस इज व्हाट? द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस. अगर आपके पास उस सब्सटेंस का मास एम है, ठीक है, और जो कि मोस्टली हम ग्राम्स में यहाँ पे लेंगे, एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है? that is 4.184 joule per gram per Kelvin. And the heat capacity of 50 gram of water can be calculated by using the above formula. हम क्या करते हैं? इसी फार्मूले को यूज करते हुए हीट कैपेसिटी को फाइंड करते हैं. सो हमारे पास वाटर की हीट कैपेसिटी 209.2 जूल पर केल्विन है. इट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय दिस. तो इससे हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस आ जाती है. If we know the specific heat and the amount of the substance, then the change in temperature of the sample, that is delta T, will tell us the amount of heat that is being absorbed or released in a particular process. Delta T हमारे पास क्या है? That is temperature before the chemical reaction. हमारे पास उसको हमने क्या करना है? उससे हमने माइनस करना है फाइनल टेम्परेचर को हमने इनिशियल टेम्परेचर से माइनस करके उसकी हीट कैपेसिटी को फाइंड करना है. या तो वो आपके पास बढ़ेगा
बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, ये एब्जॉर्ब, सॉरी, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अगर उसने क्या किया कि उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, अगर टेम्परेचर डाउन हो गया इसका मतलब है उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है। और अगर उस सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उसने हीट को रिलीज किया है। सो द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन हीट चेंज इज Q is equal to ms delta T. M is the mass of that substance, S is the specific heat, and delta T is the change in temperature. ठीक है। या फिर हम यू भी कर सकते हैं कि हमने इस पिछले स्लाइड में आपने देखा कि C इज इक्वल टू एम एस। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट दी गई है तो हम एम एस की जगह पे C इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस that increase the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस की बात की गई है। मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की बात की है। इसका यूनिट जाउल पर मोल पर केल्विन हमारे पास है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या है? दैट इज एन apparatus which is used to calculate the heat capacity of a chemical reactions। आपके पास एक apparatus है जो कि केमिकल रिएक्शन की हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसको कैलोरीमीटर कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ कैलोरीमेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट को कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो मेथड्स है फॉर फाइंडिंग आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। One is known as direct calorimetry, the other is known as indirect calorimetry. डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली द चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म किया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का केमिकल रिएक्शन। हमने क्या किया था? 50 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और 50 ml हमने HCl लिया था जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आया। उस टेम्परेचर को हमने क्या किया? कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है दैट इज द हीट गेन बाय वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, द हीट गेन बाय वाटर है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमारे पास डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में आती है। सिमिलरली यहाँ पे वाटर की बारे में भी अगर हम देख ले तो उसकी भी हम हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी given out by the reactant is equal to heat gained by the water. So Q will be equal to N into C into delta T, where N आपके पास number of mole है, C आपके पास heat capacity है, and delta T आपके पास the change in temperature है। फाइनल टेम्परेचर को हम इनिशियल टेम्परेचर से माइनस करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह का एक अपरेटस होता है। स्टायरोफोम कप लिया जाता है, उसमें एक स्टिरर होता है। स्टायरोफोम कप आपके पास क्या है कि ये जो है इससे ना तो हीट इंटर हो सकती है ना इससे हीट बाहर निकल सकती है, ठीक है। ये हमारे पास थर्मोस्टेटिक है। फिर इसमें आपके पास क्या है? एक थर्मामीटर फिट किया गया होता है, अंदर पानी डाला है। इनिशियली थर्मामीटर का से हम पानी का टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। इसको कवर किया होता है एक हुड के जरिए से, वुडन हुड, कि उसमें भी उससे भी एनर्जी बाहर ना निकल सके। अब स्टिरर को हम क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करते हैं एक खास टाइम पीरियड तक, और हम देखते हैं कि हमारे पास वाटर का जो टेम्परेचर था क्या उसमें कोई चेंज आया। उसमें जो चेंज आ जाता है उसको हम इनिशियली इस टेम्परेचर में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। लाइक वाटर को हमने इंटरनली डिस्टर्ब किया तो उसकी वजह से उसकी टेम्परेचर में जो चेंज आया उसको हमने डायरेक्ट कैलोरीमेट्री से फाइंड किया। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री आपके पास क्या है? इट इज used to calculate the heat capacity of a reaction by using a Hess law।
अब हम बात कर लेते हैं हेस्ला की। हेस्ला आपके पास क्या था कि कभी कभी ऐसे होता है कि केमिकल रिएक्शंस में हम डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन को डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। वजह उसकी मुख्तलिफ हो सकती है। लाइक हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, या हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इतना स्लो होता है कि हम उसकी इंताल्पी चेंज को मेजर नहीं कर सकते, या इंताल्पी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। वो साइड प्रोडक्ट्स की उन साइड प्रोडक्ट्स की वजह से जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास एनर्जी चेंज जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं होता। सो इसके लिए क्या था कि एक साइंटिस्ट था हेस ने एक लॉ पेश किया। अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a chemical reaction is same whether the reaction takes place in single step or several steps। आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, ठीक है, चाहे वो हीट रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, वो चाहे आप सिंगल स्टेप से करो या ढेर सारे स्टेप से करो, आपके पास द चेंज इन एनर्जी विल बी सेम। इसको हम क्या कहते हैं, हेस्ला कहते हैं। दिस मीन that the net heat of reaction depend only on the initial and final state, not the intermediate step। कि हमारे पास क्या है, जो फाइनल एनर्जी चेंज आता है वो डिपेंड करता है इनिशियल टेम्परेचर पे या इनिशियल स्टेजेस पे एंड फाइनल स्टेट पे। बाकी दरमियान वाले जो स्टेप्स होते हैं उनके साथ इसका कोई भी कंसर्न नहीं होता। लाइक हम बता देते हैं कि ए एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हुआ, तो उसने जो एनर्जी रिलीज की उसको हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर ले। ये हमारे पास एक स्टेप था, ठीक है। लेकिन हम कहे कि नहीं, ए जो है वो बी में कन्वर्ट होने से पहले वो पहले सी में कन्वर्ट हुआ, देन डी में कन्वर्ट हुआ, और आखिर में आपके पास बी में कन्वर्ट हुआ। सो आपके पास जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 के बराबर होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है कि ए पहले कन्वर्ट हुआ सी में, तो उसने एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस Q1 रिलीज की, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट हो गया डी में, तो इसकी भी अपनी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन थी, और फिर वो कन्वर्ट हो गया बी में, तो इसकी अपनी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन थी Q3। सो आपके पास चाहे वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो या इन 3 स्टेप्स के थ्रू कन्वर्ट हो, आपके पास एनर्जी बराबर होगी, वही होगी जो इसकी फॉर्मेशन की थी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेस लॉ के थ्रू हम अगर इसको एक्सप्लेन करें, तो अगर सिंगल रिएक्शन करना चाहे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट्स एंड वाटर। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास -89.08 किलो जूल आती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो, तो पहले क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस दौरान ये हमारे पास H1 एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज -48.06 किलो जूल पर मोल। फिर अब आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट another molecule of sodium hydroxide के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज करते हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज -41.02 किलो जूल पर मोल। तो हेस लॉ कहता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो ये दोनों वैल्यूज हम ऐड कर लेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा -89.08 किलो जूल पर मोल। By applying the Hess law, the heat of all those reactions can be calculated, which cannot be measured directly. Some application are as followed। हम अदर एप्लीकेशन इसकी देखना चाहते हैं
तो हमारे पास क्या है, लाइक हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर ले। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है पहले कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, ये इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर ले, तो देखिए एक साइड पे आपके पास क्या होगा। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास रह जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या कर लेगा, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। और इन दोनों का जो फाइनल रिएक्शन होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी -108.88 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी भी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ हेस लॉ के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग अ बॉर्न हेबर साइकिल। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ हमारे पास क्या है, दैट इज अप्लाइड इन अ बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, सो हमारे पास Born-Haber cycle is based on the Hess law and it is the law of conservation of energy या first law of thermodynamic पे based करता है। Born-Haber cycle हमारे पास क्या है कि the sum of the energy change which occur in a closed cycle from the same initial and final state is zero. This principle involves the law of conservation of energy with the first law of thermodynamics. बोन हेबर साइकिल में हम क्या करते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड की आप प्रिपरेशन की बात कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज द अमाउंट ऑफ हीट given out when 1 mole of sodium chloride is formed from its element solid sodium and gaseous chlorine। आपके पास क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड अपने एलिमेंट सॉलिड सोडियम, सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहता है इन नेचर में। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड क्लोरीन आपके पास गैसियस स्टेट में रहता है। तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे और जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसके बराबर होगी। So lattice energy cannot be measured directly, but it can be measured indirectly. कैसे, देखिए हम सिंपल बात कर ले कि अगर हमारे पास सोडियम एनाइन, सॉरी सोडियम कैटाइन इन क्लोरीन एनाइन की फॉर्म में हो, ये दोनों गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड देते हैं। इस दौरान जो फाइनल ये एनर्जी रिलीज करते हैं इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास -789 किलो जूल पर मोल है। लेकिन हमने ऊपर कहा कि हमारे पास ये किससे, सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है, सॉलिड सोडियम से एंड गैसियस क्लोरीन से। लेकिन हमने तो यहाँ पे आइंस की बात की, ये आपके पास तब होगा जब आइंस की फॉर्म में होंगी तो बस इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन हमारे पास तो ये सॉलिड है और ये गैस है, तो पहले ये इन आयोनिक स्टेट में जाने की कोशिश करेगा और इस दौरान ये मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी रिलीज करेगा। सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना लेते हैं। और इस दौरान जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे आती है दैट इज -411 किलो जूल पर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम सॉलिड से पहले कन्वर्ट हो जाता है सोडियम गैस में। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। जो एनर्जी चेंज आ रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ सब्लिमेशन। देखो, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें हीट ऐड करेंगे, इसलिए आपके पास जो एनर्जी यहाँ पे यूज हुई है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, दैट इज 109 किलो जूल पर मोल। फिर
गैशियस स्टेट से सोडियम गैशियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. So the amount of energy required to remove an electron from a gaseous atom is known as a ionization energy. So इसके लिए भी हम एनर्जी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी. अब क्लोरीन की अगर हम बात कर ले तो क्लोरीन आपके पास क्या है, क्लोरीन आपके पास डाई एटॉमिक स्टेट में है. पहले वो मोनोएटॉमिक स्टेट में आएगा, तो इसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी होगी. हम क्या करेंगे कि एक क्लोरीन को दूसरे क्लोरीन से सेपरेट आउट करने के लिए हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड होगी. इसको डेल्टा एच नॉट ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं. फिर अब आपके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन गैशियस एटम में ऐड होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन फिलहाल नहीं है. अब क्या है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ gaseous isolated atom, it is known as electron affinity. ठीक है, सो हमारे पास डेल्टा एच नॉट विल बी इक्वल टू -348 किलो जूल पर मोल. लाइक यहाँ पे हमने एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. इस एनर्जी रिलीज को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ई ए कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. नाउ फाइनली सोडियम गैशियस आयन प्लस क्लोराइड गैशियस आयन रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनते हैं. इसको डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि इन सारे रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे. तो हमारे पास क्या होगा कि delta H naught of formation is equal to delta H naught of sublimation plus delta H naught of ionization energy plus half of delta H naught of dissociation energy. क्यों हाफ? हाफ का मतलब है कि हमें एक एटम की जरूरत है. ठीक है, तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एटम की बात कर लेंगे, सॉरी डिसोसिएशन के लिए. फिर हमारे पास क्या है, then plus delta H naught of electron affinity plus delta H naught of lattice energy. अब इसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एनर्जी को हमने फाइंड करना है. तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो दूसरे साइड पे चले जाएंगे. एच नॉट माइनस एच नॉट सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. वहां पे जो हमारे पास वैल्यूज आई थी वो सारी हम इसमें पुट कर लेते हैं. सो इससे जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आई दैट इज -789 किलो जूल पर मोल. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या थी कि चाहे आप एक स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन करें या ढेर सारे स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन करें, आपके पास जो वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंजेस आएगी दैट विल बी ऑलवेज द सेम. अगर हम इसको साइक्लिक स्टेट में लिखना भी चाहें तो हमारे पास साइक्लिक स्टेट में क्या होगा के सोडियम प्लस क्लोराइड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. इसकी वैल्यू जो है डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन है. क्लोरीन की डिसोसिएशन होके क्लोरीन गैस बन जाता है. फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से हमें क्लोराइड गैस आयन मिलेगा. यहाँ पे सोडियम जो है वो सब्लिमेशन के थ्रू सोडियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आयोनाइजेशन के थ्रू वो सोडियम आयन में कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है. ये दोनों कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं. ये एनर्जी आपके पास बराबर है इन सब एनर्जीज को हम ऐड करने से जो वैल्यू आती है. और ये सारा हमारे पास क्या था, बॉन हेबर साइकिल, हीट कैपेसिटी एंड हेस लॉ.